Hey, hi, this is Mayank Kothari, and today we are going to discuss some important concepts from all the chapters of your strategic financial management so that you can cover up 70 to 80% of the marks through these topics. So, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी टाइम निकल चुका है, अब बहुत कम टाइम बचा है, एग्ज़ाम सर पे आ चुकी है, बस एक ही महीना बाकी है और मेरी इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है एंड यू डोंट इवन रिमेंबर कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ कौन सा चैप्टर लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देखने के बाद में इतना वास्ट नज़र आता है कि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कवर एंटायरली in a short span of 1 month. So I will suggest one thing: go with these topics only, focus on it, and you will cover at least 70 to 80% of the marks. And the disclaimer is it's only applicable जब आपके पास में टाइम कम हो, ठीक है. So if you have enough time, focus entirely on the entire like total course, ठीक है. Selective studies never helps, but still if you when you have a less time, then at the time you will have to be a smart planner. So that's why these topics will help you to cover up maximum marks. So let's move on to the first chapter. We have capital budgeting in front of us. एंड कैपिटल बजटिंग में कुछ 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी. सबसे पहले हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये टॉपिक. उसके बाद में आपने ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के बाद परपेचुटी, ठीक है. सेकंड इसमें आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. उसके बाद में इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस. ये 6 टॉपिक्स आपने कैपिटल बजटिंग में कवर अप करना है. नेक्स्ट चैप्टर इज विद अस इज डिविडेंड डिसीजंस. तो डिविडेंड डिसीजन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट जो है वो आपने अच्छे से कवर अप करना है. उसके बाद में आपने वॉल्टर्स मॉडल थेरीज जो होती है डिविडेंड की, 3 थेरी, वॉल्टर्स मॉडल, आपका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल और आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिविडेंड डिसीजंस. नेक्स्ट कम इज द लीजिंग डिसीजंस चैप्टर. उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, ताकि लीज और बोरोविंग के जो कंसेप्ट होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उसको आप एनालाइज कर सको इससे. तो व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस. प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस में आप सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करके लेके आते हो प्रेजेंट वैल्यू पे, एंड देन आप डिसाइड करते हो कि ये जो पर्टिकुलर मशीन है लीज पे लानी चाहिए या लोन लेके उधार लेके लानी चाहिए, ठीक है. तो ये एक कंसेप्ट हो गया. उसके बाद में एक और चीज़ आती है ब्रेक इवन लीज रेंटल. ब्रेक इवन लीज रेंटल यानी कि ऐसी लीज रेंटल जहाँ पे लेसी को लीजिंग या बोरोविंग दोनों ऑप्शन सेम पड़ते हैं, ही इज़ इनडिफरेंट. तो मैक्सिमम लीज रेंटल ही शुड पे, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन लीज रेंटल, ठीक है. तो ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर पे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और उसमें कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे उसमें सबसे बेसिक लेवल पे है रिस्क और रिटर्न. तो ध्यान रहे, रिस्क और रिटर्न में आपको रिस्क एक सिक्योरिटी का भी निकालना पड़ सकता है, पोर्टफोलियो का भी निकालना पड़ सकता है. रिटर्न एक सिक्योरिटी का भी निकालना पड़ सकता है, पोर्टफोलियो का भी निकालना पड़ सकता है. उसके बाद में पोर्टफोलियो की 3 थेरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी सारी थेरीज, लेकिन ये 3 थेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM. उसके बाद में नेक्स्ट थेरी आपकी आती है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थेरी और फिर आता है शार्पेज इंडेक्स मॉडल. सो दीज थेरीज आर इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. CAPM तो मोस्टली आपको इसलिए आप निकालते हो, यूज़ करते हो ताकि इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर होता है अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी कंपनी में तो कम से कम कितना रिटर्न चाहेगा, रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी होगी उसकी, ये उससे पता चलता है. थर्ड आइटम जो हम देखेंगे वो है बीटा, ठीक है. अब बीटा क्या होता है, बीटा रिस्क का एक पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क. तो बीटा सिंगल सिक्योरिटी के लिए भी निकालना पड़ सकता है या पोर्टफोलियो के लिए भी निकालना पड़ सकता है. बीटा निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो है रिग्रेशन एनालिसिस और नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन एनालिसिस. तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना. नेक्स्ट आपको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर. 3 तरह के मेजर्स होते हैं, जेनसेंस अल्फा, शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो. ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. सो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. एंड लास्ट में है आपकी मार्केट लाइन. 3 तरह की मार्केट लाइन होती है अगेन, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन. सो दिस इज व्हाट एंटायरली यू हैव टू कवर इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर. सो लेट्स मूव टू द डेरिवेटिव चैप्टर. अगेन इट्स अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें जो आपको कवर करना है वो है पहला 3 चीज़ें फ्यूचर्स के थ्रू. क्या, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं फ्यूचर्स की, दूसरा आप आर्बिट्रेजिंग कैसे कर सकते हो, दूसरा क्या हो गया कि आप आर्बिट्रेजिंग कैसे कर सकते हो फ्यूचर से, और तीसरा हो गया आपका हेजिंग कैसे कर सकते हो आप फ्यूचर से. यानी फ्यूचर्स के थ्रू हाउ दीज थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल वैल्यू, आर्बिट्रेजिंग और हेजिंग. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में लॉट साइज होती है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है. उसके बाद में आता है ऑप्शन. ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, थ्योरेटिकल. एक्चुअल तो मार्केट में पता चलेगा, थ्योरेटिकल तो एक बाइनोमियल मॉडल है, एक ब्लैक एंड स्क्वीज मॉडल है. अच्छा, उसके अलावा भी 1-2 छोटी छोटी थेरीज है, लाइक पुट कॉल पैरिटी थेरी हो गया, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल हो गया जो बाइनोमियल पे बेस्ड है. बट दीज आर टू इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल एंड ब्लैक एंड स्क्वीज मॉडल.
ठीक है। सो ऑप्शन में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेना अच्छे से। स्वैप्स एक टॉपिक और है, बट आई एम नॉट श्योर दैट मच कि हाँ ठीक है, बट दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कवर्ड इन दिस लेक्चर। या ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ टाइम तो स्वैप यू कैन ऐड वन मोर इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट कम इज़ द फॉरेक्स। फॉरेक्स वाला जो टॉपिक है ना, फॉरेक्स वाले टॉपिक में बहुत ही कम चीज़ें, ज़्यादा नहीं है बट इंपॉर्टेंट। पहला है बेसिक्स। बेसिक्स में आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी। बिड और आस्क रेट क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लियर करना। उसके बाद में बिड और आस्क हो गया, उसके बाद में क्रॉस रेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में स्वैप पॉइंट्स। इन तीनों का मिला के ना एक क्वेश्चन आता है मिक्स। वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाओ तो इट्स वेल गुड, आपको तीनों कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में फॉरवर्ड रेट कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूले से। सेकंड, आईआरपीटी यूज़ करके आप आर्बिट्रेजिंग कैसे कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आता है हेजिंग वाला पार्ट। हेजिंग यानी क्या हो गया कि करेंसी का जो एक्सपोजर होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो होता है, उस रिस्क को अगर हेज करना है तो किस तरह से आप फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मनी मार्केट हेज को यूज़ कर सकते हो। सो these are the important topics, concepts that you need to be clear about in foreign exchange and risk management. And again, one of the most important chapter in your strategic financial management. So portfolio derivative से भी ज़्यादा important है forex. एंड अब लेते हैं हम बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है। अब बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको कुछ चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड बोले तो होता है रिटर्न, YTM कितना और कैसे निकाला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद उस बॉन्ड की थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद वोलेटिलिटी, एंड उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बॉन्ड वैल्यूएशन में। उसके बाद में हम पकड़ते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल, उसमें और कुछ नहीं, NAV कैसे निकाली जाती है ये आपको पूछा जाएगा, कैलकुलेट द NAV। तो एक कंसेप्ट थोड़ा जान लो, एक दो क्वेश्चंस कर लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में आता है थेरी। थेरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है। एक तो आपको बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर याद होना ज़रूरी है, ठीक है। लाइक यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू कि बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में आप सेल्स लेते हो, फिर कॉस्ट लेते हो, और अल्टीमेटली नीचे जाके आप EPS, P रेशो, मार्केट प्राइस, ये सब निकालते हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये अगर आपको थोड़ा सा याद है तो उसके ऊपर से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे वो है सिनर्जी बेनिफिट। तो सिनर्जी बेनिफिट होता क्या है, यू शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द सिनर्जी बेनिफिट कि 1 + 1 = 3, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जी बेनिफिट। जो एक्स्ट्रा 1 आया ना 3 में वो। सो इन पे क्वेश्चन एक दो करके देखो, ऑब्वियसली आपको आइडिया आएगा कि व्हाट इज द सिनर्जी बेनिफिट इज। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है अगेन थेरी, जैसे म्यूचुअल फंड में था सेम इज विद दिस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में भी थेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी क्लियर इनफ अबाउट इट। अब ये सारे तो बेसिक चैप्टर्स हो गए। उसके बाद में मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ कंसिडर करते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे हो गए, ठीक है। उसमें ना आप एक तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कवर अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गियर्ड और अनगियर्ड बीटा कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फैक्टरिंग क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग 2 तरह की होती है, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। अच्छा, पहला आइटम आप देख लो। पहला आइटम में आपको कमर्शियल पेपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ये, कब इशू किया जाता है, कितने मल्टीपल में इशू किया जाता है। अच्छा, 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है क्या, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं 5 से 6 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन कमर्शियल पेपर पे आ सकते हैं, ठीक है। इक्विटी वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन, दीज आर द सम मिसलेनियस टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑल एंड ऑल अगर हम देखा जाए तो हमको 40 या 42 टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करना है, ठीक है। 42 टॉपिक्स, एंड मोस्टली पता है आप अगर उसको अच्छे से पढ़ो ना तो हर टॉपिक को लेना, कंसेप्ट को लेना, उसकी थ्योरी पढ़ना, बैकग्राउंड पढ़ना, उसके बाद में उस पर 1-2 क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। टाइम इतना नहीं है कि आप पूरा पूरा लिख लिख के देखोगे। यू शुड बी लाइक ऑडिटिंग करने टाइप में, या फिर ऊपर ही बुक में देख लो कि हाँ ठीक है कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। सो हर कंसेप्ट पे आपने मोस्टली ऑन एन एवरेज आधा घंटा स्पेंड करना है। हो सकता है कोई कंसेप्ट पे 1 घंटा लगे, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वगैरह हो गए, ये सब 10-15 मिनट में हो जाते हैं। तो ये आधा घंटा मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। एवरेज 42 कंसेप्ट आधा घंटा, यानी टोटल आपको 21 आवर्स लगने वाले। एक दिन में अगर आप 7 घंटे भी पढ़ते हो तो 3 दिन में आपको पूरा SFM खत्म। 70-80% ऑफ द मार्क्स आप इजीली कवर अप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके चले जाना। नो, दीज कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स ओनली। So please go with this.
एंड बी क्लियर अबाउट दीज कंसेप्ट. पहले ये कंप्लीट करो, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो फिर बाकी की चीज़ें कंप्लीट करना. दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू. Okay, apart from this also, if you have any kind of a doubt, you can ask me through this email ID or through this message, through this mobile number. You can ask the doubts on WhatsApp, hike or a text message simply. ठीक है, तो please feel free to ask all the doubts. It doesn't matter कैसे भी doubts हो, छोटे मोटे कैसे भी doubts हो, you should be asking all those doubt and it will be good for us also. हाँ ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर कुछ चार्ट्स चाहिए, रिविजन चार्ट्स एंड DVDs and all that thing related to SFM, books, theory notes, everything related to SFM, we have all the data available with us. Please visit the following links. You will get the data if you're watching this video on YouTube. And if you're not watching this video on YouTube and still you need the details, ask me on this email address and mobile number. I will give you the information about it. I hope these 42 concepts in strategy financial management, in these 3 days you can prepare well and do well also in your exam. So strategic financial management is going to be the best paper that I can assure you, if you are following all these concepts and the preparation is up to the mark accordingly. So let's meet up in another video sometime in the future, and till that time it's bye bye from me. Have a good day.